भारत के संसाधन के अंतर्गत अब हम शक्ति के साधन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रकार, वितरण, उपयोग और उनका संरक्षण किस तरह किया जा रहा है पर बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का शीर्षक शक्ति के साधन। मानव क्रियाशील प्राणी है। प्रत्येक क्रिया को करने हेतु शक्ति का उपयोग करता है। प्राचीन काल में मानव की क्रियाएं सीमित थी। सभ्यता के विकास के साथ उसने क्रमशः पशु शक्ति, लकड़ी, वायु शक्ति व जल प्रवाह शक्ति का उपयोग आरंभ किया। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का समय है, जिसमें मशीनों का संचालन एवं परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति में कोयला, खनिज तेल व विद्युत शक्ति साधन आधारभूत संसाधन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। इन शक्ति संसाधनों की उपलब्धता व उपयोग दोनों ही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव अपनी विविध क्रियाओं हेतु शक्ति के जिन स्रोतों का उपयोग करता है वे शक्ति के साधन कहलाते हैं। प्रकृति के आधार पर शक्ति के साधन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्षयशील साधन, दूसरा नवीकरणीय साधन। क्षयशील साधन वे हैं जो भूगर्भ में सीमित अवस्था में हैं तथा उपयोग के साथ समाप्त हो रहे हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनके समाप्त होने का भय नहीं है, जैसे विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर शक्ति आदि। वर्तमान में शक्ति के साधन सर्वांगीण विकास के आधार हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों का संचालन शक्ति के साधनों की उपलब्धता पर ही आधारित है। क्षयशील साधन जहां अपनी उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण है, वहीं समाप्त होने की आशंकाओं ने उन्हें और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। नवीकरणीय साधनों में भविष्य के प्रति सतत उपलब्धता की आशा है। मानव शक्ति के इन साधनों के प्रति अत्यधिक ललायित है। इससे इनकी उपलब्धता अति महत्वपूर्ण हो गई है। भारत में शक्ति के साधनों का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र गति से विकास हुआ है। सरकार देश को शक्ति के साधनों की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। इसके बिना देश की औद्योगिक उन्नति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा असंभव है। भारतीय इस्पात, खान एवं ईंधन मंत्रालय इस दिशा में प्रयासरत है। भारत में शक्ति के साधनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। पहला, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसके अंतर्गत कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत आते हैं। दूसरा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि सम्मिलित है। कोयला। आधुनिक औद्योगिकरण के शुभारंभ एवं विकास का श्रेय कोयला को है। कोयला को उद्योग धंधों की जननी कहा जाता है। कोयले का निर्माण वनस्पतियों के विघटन से हुआ है। कार्बन, वाष्पशील द्रव्य, राख इत्यादि तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। यह अवसादी चट्टानों में मिलता है। औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले का महत्व संपूर्ण विश्व में बढ़ा है। वर्तमान में कोयला का उपयोग घरेलू ईंधन, संयंत्र संचालन, विद्युत उत्पादन तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने जैसे श्रृंगार सामग्री, नायलॉन, बटन आदि के लिए होता है।
अपनी 3 विशेषताओं भाप बनाने, ताप प्रदान करने तथा धातुओं के पिघलाने के कारण वर्तमान में यह आधारभूत शक्ति साधन बना हुआ है। कोयले में कार्बन प्रमुख ज्वलनशील तत्व है। कार्बन की विद्यमान मात्रा के आधार पर भारतीय कोयला 4 प्रकार का है। पहला, एंथ्रेसाइट। यह सर्वोत्तम कोयला है। भारत में मिलने वाले इस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा 85 से 95% तक है। यह कोयला अत्यधिक कठोर तथा चमकीला होता है, जलते समय धुआं नहीं छोड़ता तथा ताप अधिक देता है। कोयले का अगला प्रकार है बिटुमिनस। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% तक है। इसका रंग काला होता है तथा जलते समय कम धुआं देता है। कोयले का तीसरा प्रकार है भूरा या लिग्नाइट। यह घटिया किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होती है। यह छूने पर हाथ काले करता है तथा जलते समय अधिक धुआं देता है। कोयले का चौथा प्रकार है पिट। यह कोयले का प्राथमिक रूप है। इसका जमाव छिछले गड्ढों में वानस्पतिक विघटन से हुआ है। इसमें कार्बन की मात्रा 20% तक है और आर्द्रता 80% तक है। आइए अब हम देखते हैं भारत में कोयले का उत्पादन तथा भंडारण किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत का कोयला उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का स्थान है। भारत में कोयले का उत्पादन 1774 में आरंभ हुआ। वर्तमान में यह विश्व का 4.7% कोयला उत्पादन कर रहा है। देश में खपत होने वाली व्यावसायिक ऊर्जा में 67% भाग की पूर्ति कोयला कर रहा है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान 70% है। कोयला भंडारण की दृष्टि से विश्व में भारत 7वें स्थान पर है। भारत का कुल अनुमानित कोयला भंडार 2,53,301 मिलियन टन है। भंडारण की दृष्टि से झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष पर हैं। कोयला उत्पादक क्षेत्र। भारत में कोयला की प्राप्ति गोंडवाना काल व टर्शियरी काल की चट्टानों से होती है। इस आधार पर कोयला प्राप्ति के भारत में 2 प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। पहला, गोंडवाना कोयला क्षेत्र। देश में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। देश के कुल भंडारण का 96% तथा उत्पादन का 99% कोयला इसी क्षेत्र से उत्पादित होता है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र गोंडवाना काल के हैं। इन क्षेत्रों में उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला मिलता है। टर्शरी कोयला क्षेत्र। भारत में कुल उत्पादित कोयला का 1% इस क्षेत्र से प्राप्त होता है। असम, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु आदि राज्य इस कोयला क्षेत्र में हैं। यह लिग्नाइट प्रकार का घटिया कोयला मिलता है। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र इस प्रकार हैं: रानीगंज, झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, कर्णपुरा, कोरवा, सिगरौली, तातापानी, हिमगिर, तालचिर, सिगरेनी, पेराघाटी, काटापल्ली, माकूम, कामपटी, वेनेला, पलाना, करेवा, पानधो। आइए अब हम खनिज तेल पर चर्चा करेंगे। खनिज तेल पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाने वाला तेल खनिज तेल कहलाता है। इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में यह नमकीन जल और गैसों के साथ मिला रहता है।
सबसे नीचे जल रहता है, इसके ऊपर नमकीन तेल और सबसे ऊपर गैस होती है। खनिज तेल सदैव अवसादी चट्टानों में मिलता है। खनिज तेल में 90 से 98% तक हाइड्रोकार्बन तथा शेष ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और जैविक धातु की मात्रा पाई जाती है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ खनिज तेल की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। डीजल इंजन, वायुयान और मोटरयान के लिए यह चालक शक्ति है। कृषि तथा उद्योगों के विकास में भी खनिज तेल उपयोगी है। ताप एवं प्रकाश भी इससे मिलता है। खनिज तेल को शुद्धिशालाओं में शुद्ध कर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस, कोलतार आदि बनाया जाता है। खनिज तेल के बढ़ते उपयोग और महत्व के प्रमुख कारण। इसकी ढुलाई आसान है। इसका प्रत्येक अंश उपयोगी है। कोयले की अपेक्षा इसकी यंत्र संचालन शक्ति अधिक है। इसके प्रयोग में श्रम कम लगता है। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। भारत में खनिज तेल की खोज सन 1890 में हुई तथा सन 1899 में असम राज्य में इसका उत्पादन आरंभ हुआ। खनिज तेल टर्शरी काल की चट्टानों में मिलते हैं। वर्तमान में देश के खनिज तेल उत्पादक प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। असम तेल क्षेत्र, यह भारत का सबसे पुराना खनिज तेल क्षेत्र है। यहाँ डिगबोई तेल क्षेत्र प्रमुख है, जिसमें 800 तेल कुएं हैं। असम की सुरमा घाटी में बदरपुर, मसीमपुर तथा पथरिया प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। नाहरकटिया तेल क्षेत्र दिहांग नदी के किनारे स्थित है। नाहरकटिया से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हुगरीजन मोरेन तेल क्षेत्र स्थित है। यहाँ प्राकृतिक गैस भी मिलती है। असम में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन होता है। दूसरा तेल क्षेत्र है गुजरात तेल क्षेत्र। गुजरात में तेल क्षेत्र की पेटी सूरत से लेकर राजकोट तक फैली है। बड़ौदा, भड़ोच, सूरत, खेड़ा एवं महसाना प्रमुख तेल उत्पादक जिले हैं। अंकलेश्वर गुजरात में सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। खंबात की खाड़ी के निकट का तेल क्षेत्र लुनेज कहलाता है। अहमदाबाद के निकट किलोल भी प्रमुख उत्पादक है। गुजरात प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन करता है। तीसरा खनिज तेल है समुद्रमग्न अपतटीय तेल क्षेत्र। धरातलीय क्षेत्रों के अतिरिक्त समुद्रमग्न अपतटीय क्षेत्रों में भी तेल मिलता है। मुंबई नगर से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित मुंबई हाई भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र है। यहाँ से प्रतिवर्ष 200 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बसीन, खंबात बेसिन, कावेरी बेसिन व गोदावरी बेसिन भी खनिज तेल के प्रमुख अपतटीय क्षेत्र हैं। खनिज तेल का उत्पादन एवं भंडारण। भारत में तेल का उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में खनिज तेल के उत्पादन में निरंतर प्रगति हुई है। फिर भी वर्तमान में कुल आवश्यकता का केवल 30% ही भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है। शेष पूर्ति आयात पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में खनिज तेल के भंडार 620 करोड़ टन हैं। तेल शोधक संस्थाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में एकमात्र तेल शोधकशाला डिगबोई में थी। वर्तमान में देश में 19 तेल शोधनशालाएं हैं, जिसमें अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र तथा कुछ संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में है। भारत की तेल शोधक शालाएं डिगबोई आसाम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बरौनी बिहार, कोयली गुजरात, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, मंगलोर कर्नाटक,
भटिंडा पंजाब, नुमालीगढ़ आसाम, ट्राम्बे महाराष्ट्र, नूनामाटी कोच्चि केरल, चेन्नई तमिलनाडु, बोंगाईगांव आसाम, पानीपत हरियाणा, जामनगर गुजरात, नारीमनम तमिलनाडु, तातीपाका आंध्र प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक उपयोगी संसाधन है। इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, इसका उत्पादन एवं वितरण आसान व कम खर्चीला है तथा संचय के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह पूर्णतः ज्वलनशील तथा गंध एवं कालिख रहित है, अतः घरों को गर्म रखने, भोजन बनाने आदि के लिए उत्तम ईंधन है। तीसरा, उपयोग के बाद इसके धूल या राख नहीं होती। चौथा, अपने प्राकृतिक रूप में भी यह ज्वलनशील है। प्राकृतिक गैस का उपयोग गृह ऊर्जा के अतिरिक्त पेट्रो रसायन उद्योग, उर्वरक तथा विद्युत उत्पादन में भी होता है। इसका 60% भाग उर्वरक कारखानों, 20% विद्युत उत्पादन, 15% आंतरिक प्रयोग और 5% अन्य कार्यों में हो रहा है। आइए अब हम देखते हैं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र एवं उत्पादन। भारत में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र प्रायः खनिज तेल के ही उत्पादक क्षेत्र हैं। ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार 750 करोड़ घन मीटर हैं। भारतवर्ष में त्रिपुरा, गुजरात व पश्चिमी तट के निकट गैस के भंडार हैं। कावेरी और गोदावरी क्षेत्र में भी भंडार होने के अनुमान लगाए गए हैं। भंडारण की तुलना में देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन कम है। वर्ष 2005-06 में भारत का कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन 31.0 अरब घन मीटर हुआ। देश में उत्पादित व आयातित गैस को देश के भीतरी भागों में पहुंचाने के लिए पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति। ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोतों कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की तुलना में विद्युत अनेक विशेषताओं के कारण अधिक उपयोगी शक्ति संसाधन है। कम उत्पादन लागत, आसान वितरण सुविधा, प्रदूषण रहित होना, आसान प्रयोग और रखरखाव का कम खर्च इसकी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के कारण आज बिजली आम आदमी की ज़रूरत बन गई है। कृषि, उद्योग और परिवहन के साथ घरेलू ऊर्जा के लिए इसकी सर्वाधिक मांग है। विद्युत उत्पादन में प्रधानतः 4 स्रोत हैं। पहला ताप विद्युत, दूसरा जल विद्युत, तीसरा आणविक विद्युत और चौथा गैस एवं खनिज तेल विद्युत। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री लहर और भूताप से भी विद्युत उत्पादित की जाती है। व्यावसायिक दृष्टि से भारत में ताप विद्युत, जल विद्युत एवं अणु विद्युत का ही अधिक विकास हुआ है। बिजली के उत्पादन में विद्युत के इन स्रोतों की सहभागिता क्रमशः 82.14 एवं 4% है। भारत में उत्पादित कुल विद्युत का 25% उपयोग घरेलू कार्यों में, 25% कृषि कार्यों तथा 33% औद्योगिक कार्यों में होता है। शेष विद्युत वाणिज्यिक, परिवहन एवं अन्य कार्यों में उपयोग होती है। विद्युत उत्पादन। स्वतंत्रता के बाद देश के विद्युत उत्पादन में तीव्र प्रगति हुई है। भारत में ताप विद्युत मुख्यतः कोयला व गैस से प्राप्त की जाती है। प्रारंभिक वर्षों में ताप व जल विद्युत का उत्पादन लगभग बराबर था, किंतु 1980-81 के दशक से ताप विद्युत का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा, जबकि जल विद्युत के उत्पादन में उतार चढ़ाव की स्थिति रही तथा अणु विद्युत के विकास की गति
मंद है। ताप विद्युत। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम NTPC की स्थापना ताप विद्युत के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन हेतु 1975 में हुई। वर्तमान में NTPC कोयला आधारित 12 ताप बिजली परियोजनाएं तथा गैस तेल आधारित 7 परियोजनाएं संचालित कर रही हैं। ताप विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला सिंगरौली मध्य प्रदेश, दूसरा कोरबा छत्तीसगढ़, तीसरा रामगुंडम तेलंगाना, चौथा फरक्का पश्चिम बंगाल, पांचवा विंध्याचल मध्य प्रदेश, छठा रिहंद उत्तर प्रदेश, सातवां दादरी उत्तर प्रदेश, आठवां कहलगांव बिहार, नवा तलचर उड़ीसा, 10वां ऊंचाहार उत्तर प्रदेश तथा 11वां बदरपुर दिल्ली। जल विद्युत। जल विद्युत शक्ति का स्थायी स्रोत है। पृथ्वी पर जब तक जल धाराएं प्रवाहित हैं, जल विद्युत प्राप्त होती रहेंगी। जल विद्युत जल के बहाव से टरबाइन चलाकर पैदा की जाती है। जल के तेज बहाव प्राकृतिक जल प्रपातों से उत्पन्न होता है अथवा बांध बनाकर कृत्रिम प्रपात की रचना की जाती है। जल विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार हैं। नदियां वर्ष भर पर्याप्त जल के साथ बहती हों, नदियां प्राकृतिक प्रपात बनाती हों अथवा बांध बनाने के अनुकूल हों, नदियों में मलबा की मात्रा कम से कम हो, परिवहन के सुगम साधन उपलब्ध हों, पर्याप्त पूंजी, प्रशिक्षित व्यक्ति तथा मशीनों की सुलभता हो, उपभोग क्षेत्र उत्पादन इकाइयों के निकट हो, क्योंकि अधिक दूरी पर ले जाने पर विद्युत नष्ट होती है। भारत में जल विद्युत उत्पादन की उपरोक्त परिस्थितियां सामान्यतः अनुकूल है। जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र। भारत में पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र कर्नाटक राज्य के शिव समुद्रम स्थान पर 1902 में स्थापित किया गया। जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। देश के कुल जल विद्युत उत्पादन में उनका योगदान इस प्रकार है। उत्तरी क्षेत्र 35%, पश्चिमी क्षेत्र 12%, दक्षिणी क्षेत्र 44%, पूर्वी क्षेत्र 7%, उत्तर पूर्वी क्षेत्र 2%। देश में जल विद्युत का उत्पादन मुख्यतः राष्ट्रीय पन बिजली निगम लिमिटेड NHDC करता है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई। निगम ने वर्ष 2006 तक 8 जल विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण किया है, जैसे बेरासीडल हिमाचल प्रदेश, लोकतट मणिपुर, सलाल चरण 1 व 2 जम्मू कश्मीर, टनकपुर उत्तराखंड, चमेरा चरण 1 हिमाचल प्रदेश, उड़ी जम्मू कश्मीर, रंगित चरण 2 सिक्किम। विभिन्न राज्यों में विकसित देश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना तालिका में दी गई हैं। अब एक नज़र डालते हैं भारत की जल विद्युत योजनाओं पर। पंजाब भाखड़ा दाहिना 600 मेगावाट, देहर 990 मेगावाट, पोंग 360। हिमाचल प्रदेश बेरासोइल 180, जम्मू कश्मीर लोअर झेलम 905, सलाल 345, राजस्थान में राणा प्रताप सागर 174, उत्तर प्रदेश रिहंद 300 मेगावाट, यमुना स्टेटज 2 240, चिल्का 144, ओबरा 99, रामगंगा 198, गुजरात उकाई 300, मध्य प्रदेश में गांधी सागर 115, महाराष्ट्र में कोयना 880, आंध्र प्रदेश में लोअर सिलेरू 400, नागार्जुन सागर 510, श्रीशैलम 330, कर्नाटक में शरावती 891, काली नदी 810,
केरल में इदुक्की 390, साबरगिरी 300, तमिलनाडु में कुंडा 105, 335, मैटूर 240, पेरियार 140, झारखंड में स्वर्णरेखा 130, उड़ीसा में बालीमेजा 360, हीराकुंड 270, पश्चिम बंगाल में दामोदर 165, मणिपुर में लोककटक 105 मेगावाट। ये हैं भारत की प्रमुख जल विद्युत योजनाएं। अणु विद्युत। अणु का विद्युत के रूप में प्रयोग 1969 से प्रारंभ हुआ। अणु शक्ति हेतु यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम एवं जिरकोनियम खनिजों का प्रयोग होता है। भारत में यह खनिज अच्छी मात्रा में मिलते हैं, अतः भारत में अणु विद्युत उत्पादन सुविधापूर्वक हो सकता है। भारत में आणविक शक्ति आयोग का गठन 1945 में हुआ तथा वर्ष 1954 में भारत सरकार ने आणविक शक्ति विभाग की स्थापना की। इस समय देश में 5 अणु विद्युत गृह काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के केगा और राजस्थान का रावत भाटा अणु विद्युत गृह भी है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य की धूप से प्राप्त ऊर्जा का सीधा उपयोग भी किया जाता है तथा इसे विद्युत में बदलकर भी उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने तथा भोजन पकाने, जगह को गर्म करने तथा वस्तुओं को सुखाने, पानी को शुद्ध करने व फसलों को पकाने, प्रकाश व मशीनों के संचालन के लिए किया जाता है। सौर तापीय ऊर्जा संग्राहकों और रिसीवरों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जबकि सौर ऊर्जा को बिजली के रूप में प्राप्त करने हेतु सौर फोटो वोल्टेइक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से प्राप्त बिजली का उपयोग वर्तमान में व्यावसायिक स्तर पर भी किया जाने लगा है। भारत के दूर दराज के गांवों में जहां बिजली नहीं है, वहां सौर ऊर्जा को अति सरलता से विविध कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज देश में 96 मेगावाट क्षमता की 9,80,000 से अधिक सौर बिजली उत्पादक इकाइयां देश में स्थापित की गई हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा का अगला स्रोत है पवन ऊर्जा। बहती हुई हवा की गति से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन की गति का उपयोग कृषि कार्यों एवं परिवहन में मनुष्य बहुत पहले से करता आ रहा है। वर्तमान में पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों के द्वारा भूगर्भ से जल निकालने के लिए किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता 45,000 मेगावाट आकी गई है। वर्तमान में इससे 1340 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल तथा पश्चिम में गुजरात में अनेक पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए हैं। पवन गति की निरंतरता समुद्र तटों पर अच्छी है, अतः पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र समुद्र तटीय होते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा का तीसरा स्रोत है बायोमास ऊर्जा। कृषि, वन, पशु, उद्योग तथा अन्य के अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्त करना बायोमास ऊर्जा कहलाता है। बायोमास ऊर्जा गैस एवं विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त की जाती है। गैस उत्पादन हेतु गोबर, मनुष्य का मलमूत्र तथा अन्य जैव अपशिष्ट प्रयोग करते हैं। इन्हें ऑक्सीजन रहित वातावरण में सड़ाकर मुख्यतः मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। यह गैस सस्ती पड़ती है और इसके जलने से प्रदूषण नहीं होता। इसे बायोगैस कहते हैं। इसके उत्पादन के बाद शेष बचा अपशिष्ट पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोगी होता है। हमारे देश में बायोमास से विद्युत उत्पादन की अनुमानित क्षमता 19,500 मेगावाट है तथा वर्तमान में कुल उत्पादन 292 मेगावाट है। भारत के महानगरों को इस ऊर्जा के विकास हेतु चिन्हित किया गया है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन हजारों टन कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अगला स्थान भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त है। पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है। भूगर्भ के इस ताप से प्राप्त ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। यह उत्पादन गर्म जल के स्रोतों व जलाशयों पर निर्भर करता है। हमारे देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के 340 जलाशय हैं। इनमें विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जलाशय उत्तर पश्चिमी हिमाचल और पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर के पूगा में, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय घाटी में तथा पश्चिमी तट पर भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के तातापानी में 300 किलोवाट क्षमता का विद्युत गृह विकसित किया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावना की जांच का काम राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त भारत में ज्वारीय ऊर्जा का भी विकास किया जा रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि शक्ति के इन संसाधनों का संरक्षण किस तरह किया जा रहा है। शक्ति संसाधनों का संरक्षण। वर्तमान अर्थव्यवस्था में शक्ति के संसाधन प्राणवायु की भूमिका में माने जाते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर प्राणवायु के अभाव में मृत हो जाता है, ठीक वैसे ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटक कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि भी शक्ति संसाधनों के बिना संचालित नहीं हो सकते। अतः देश में उपलब्ध शक्ति के संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, जिससे मानव की शक्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सदैव होती रहे। शक्ति के संसाधन का समुचित उपयोग हो। शक्ति के स्रोतों से भविष्य में भी ऊर्जा मिलती रहे तथा शक्ति संसाधनों से पर्यावरण प्रदूषित ना हो। शक्ति के संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्नांकित उपाय किए जाना चाहिए। पहला, क्षयशील स्रोतों पर आधारित ऊर्जा का उत्पादन सीमित किया जाए। प्रिय छात्रों, सामाजिक विज्ञान की पहली यूनिट में कुल 12 वीडियो तैयार हुए हैं, जो कि हमने सभी इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सिलेबस के आधार पर ही हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। इन 12 वीडियो में आपकी सामाजिक विज्ञान की पहली इकाई, जिसमें भारत के संसाधन भाग 1 और भाग 2 हैं, पूरी कवर हो जाती है। सबसे पहले आप एक एक करके सभी वीडियो देख लीजिए और इन वीडियो में जो भी आपको कठिन लगता है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम इस इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।